मेरे मित्र और इस इलाके के लोकप्रिय नेता, किसानों के लिए, उनके हक हकूक के लिए हमेशा पार्लियामेंट में और खासतौर से पार्लियामेंट के बाहर मुखर रहे हैं। सत्ता में रहते विपक्ष की टोन में बात करने वाला कोई नेता है तो उसका नाम संजीव बालियान है। नेतागण, सभागार में उपस्थित, लोकतंत्र का सबसे कठिन चुनाव जीत करके आने वाले प्रधानगण और प्रधानों के यूनियन के पदाधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, और मैं आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण लोगों के बीच में आने का अवसर प्रदान किया। वैसे लेट हूं लेकिन मैं 2 मिनट बिफोर हूं। मेरा पहली मीटिंग 10 से 11 एनिमल हस्बेंड्री की थी, फिर 11 से 2 बजे तक पंचायत राज का आज मॉडल पंचायत मॉडल ग्राम सभा का आज लॉन्च हुआ है, स्कूल के बच्चों को आपकी प्रक्रिया दिखाने का। और वो जैसे ही 2 बजे खत्म हुआ तो 4:30 पे आना था। मैं आपके बीच में समय पर हूँ, वैसे लेट है। जनप्रतिनिधि ऐसा ही चुनो, वो सिटिंग हो या ना हो, जिसके फोन पर भारत सरकार के मंत्री आ जाया करें बिना ये पूछे कि आयोजक कौन है, बिना ये जाने कि यार वो कैसे लोग हैं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब संजीव बालियान ने जमानत ले ली तो फिर आना ही था, क्योंकि रिश्तेदारी भी चलानी है और रिश्तेदारी वही चलती है जिसमें आना जाना हो, वरना चल ही नहीं सकते। तो आभार आपका कि इस बहाने मुझे यहाँ भी आने का और इसके बाद अभी सरधना जाने का भी अवसर प्रदान किया। मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी का सबसे कठिन चुनाव आप लोग जीत करके आते हैं। हम में से बहुत से लोग लहरों के चुनाव से एमएलए एमपी बने, और लहरें यूपी में बड़ी लहरें आई हैं, सबकी आई हैं, कोई कह नहीं सकता कि उसकी लहर नहीं आई। बस कांग्रेस की लहर नहीं आ रही है 84 की बात। मैं सिद्ध करूंगा कि 2007 में इतनी योग्यता ना रखने के बावजूद बसपा के लोगों ने पूर्ण बहुमत की 230-35 एमएलए की सरकार बनाई। क्या वो लहर नहीं थी? वो सपा को हटाने के लिए भाजपा को सक्षम ना मानते हुए लहर आई, वो जीत गए। पूर्ण बहुमत की सरकार, इस समय उसका 1 एमएलए है। इसके बाद उनको हटाना परम उद्देश्य था। संभवतः लोगों ने सोचा बीजेपी नहीं हरा पाएगी, वोट खराब हो जाएगा, तो 12 में पुनः जिनको हटाया था, हाथी को हटाने के लिए साइकिल को लाए। जो ढंग से साइकिल चलाना नहीं जानते थे अखिलेश यादव, उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार लगभग 125 से ऊपर के एमएलओ की बनाई। अब एक चुनाव आया 2014 का। एक व्यक्ति राष्ट्रीय राजनीति में आए, गुजरात के सफल मुख्यमंत्री होने के बाद वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए। और जो भारतीय जनता पार्टी 17 में बहुत बुरा हाल था, 12 में मुझे याद है 49 एमएलए थे, 14 में एमपी 74 आ गए। ये पहली बार हुआ। उस व्यक्ति को श्रेय नहीं दोगे तो किसको दोगे? अगर पार्टी का था तो 12 में 49 विधायक आते हैं और 2 साल बाद 14 में 73 एमपी आते हैं। हम 7 लोग चुनाव हारे। ये 7 लोग नहीं थे, 2 लोगों के सामने, 2 परिवारों से लड़ने वाले केवल हारे। एक मुलायम सिंह यादव जी के 5 प्रत्याशी थे, उनके सामने लड़ने वाले लोग हारे, और एक सोनिया जी और राहुल के सामने 2 लोग लड़े, वो हारे। इसमें स्मृति ईरानी हारी, रायबरेली में अजय अग्रवाल हारे, और हम 5 लोग हारे। लेकिन जो 5 हारे वो 5 आज पदों पर रह चुके, उसमें हार गए। अच्छा, हम कोई कमजोर लोग नहीं थे, असली यूपी की क्रीम हम ही थे जो लोग 7 लोग लड़े थे। हमारी कुश्ती तगड़ी थी और उनकी सरकार थी। तो क्या लहर नहीं आई?
14 में लहर आई तो 7 में जिनकी जमानतें जब्त हुई या 12 में जिनकी हो रही, मैं भी थोड़ा संजीव की स्टाइल वाले ही आदमी हूं, तो 7 में जिन की जमानतें जब्त हुई या बुरी तरह हारे और 12 में जो बुरी तरह हारे वो 14 में एमपी हो गए। और कोई थामे नहीं थम रहा था 3 लाख से, 4 लाख से, 2.5 लाख से, 2 लाख से, तो खुद का कॉलर नहीं खड़ा करना चाहिए था। हमारी उनकी वही हैसियत थी जो उनकी 7 और 12 में थी, तो वो लोग एमपी बने। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा कि सपा बसपा सपा बसपा सपा बसपा ही क्यों, जब 14 में एमपी आ गए हैं तो बीजेपी पे दांव लगाया जाए। उसके पहले हो रहा था तुम सम पुरुष न मौसम नारी और यूपी लूटो बारी बारी, तो कहा नहीं लूटने देंगे। तो 14 में मोदी जी के प्रदर्शन से कॉन्फिडेंस आया कि भाई 17 में अब हम बनाएंगे, इनकी बनवा दो। 17 में हम लोग 300 से ऊपर एमएलए आए। फिर 19 में गठबंधन के बाद सपा बसपा के जीते। मुझे ये तो लग रहा है कि गठबंधन में आप जीते, जब एक बड़ा मजबूत गठबंधन हुआ। तो ये 7, 12, 14, 17, 19, 22 लहरें चली हैं, लेकिन आपके में लहर नहीं चलती है। इतनी बड़ी भूमिका मुझे प्रधानों के लिए बनानी पड़ी कि आपके में सब चलता है जो जो चल सकता है। जात चलती है, धर्म चलता है, गोत्र चलता है। तो साहब अगर एक ही जात के 2 प्रधान लड़ेंगे तो फिर वो देखा जाएगा कि इसमें मलिक कौन है और बालियान कौन है, आदि आदि जो भी होता होगा। और भी चीजें चलती हैं जो मैं बोल नहीं सकता। तो आपको बधाई यार, आप कठिन चुनाव जीत करके आते हैं। और डेमोक्रेसी को आप मजबूत करते हैं। लोकतंत्र नीचे से शुरू होना चाहिए। और पुराना सिस्टम है, लिच्छवी गणराज्य में पंचायत का जिक्र है, समिति का जिक्र है, नाम प्रधान नहीं होगा। तो नाम तो मध्य प्रदेश में भी प्रधान नहीं है, वहां सरपंच है। तो महाराष्ट्र में वहां बिहार में मुखिया है, लेकिन है तो सब हमारी भाषा में प्रधान लोग हैं। वहां से हमारा पंचायती सिस्टम मजबूत है। और अमेरिका कहता है कि वो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और ओल्डेस्ट और इंडिया लार्जेस्ट। तो मैं विरोध करता हूं बड़े मंचों पर। हम ही लार्जेस्ट हैं और हम ही ओल्डेस्ट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 300 ईसा पूर्व पंचायत का जिक्र है, लोकतंत्र का जिक्र है। माने आज से 2800 साल पहले लिच्छवी राजवंश में, और 5200 साल पहले हमारे यहाँ लोकतंत्र ये था कि और पंचायत भी थी कि कृष्ण जी एक पंचायत लेके गए थे कौरवों के पास, और मीडिएशन करते करते 5 गांवों पर आ गए थे। इसका मतलब पंचायत फेल हुई थी, लेकिन पंचायत सिस्टम था। इसके बाद जब भी राजा तानाशाह हुआ है, तो रावण रहा हो या हिरण्यकश्यप रहा हो या कंस, तो कृष्ण जी ने ग्वाल बालों को लेकर के पहले तो इंद्र को चुनौती दी कि तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, और गोवर्धन की पूजा करी, प्रकृति की पूजा करी, और उसके बाद कंस को भी मार दिया। आपका ख्याल इतना रखा कि मक्खन दूध दही का भाव कम था, इसलिए मथुरा ना जाने दो, इसलिए मटकियां फोड़ी जाती थी। ना कि कोई नटखट बालक इतना नहीं था कि रोज मटकियां फोड़ दे और पिटाई ना हो उसकी। डिमांड एंड सप्लाई, जाने ही मत दो। तो मुझे लगता है मौसम आपका आ गया है, क्योंकि तो आजकल गांव में कुछ भावी प्रत्याशी लड़की की शादी में आलू छिलवाते हुए देखे जा रहे हैं। कुछ भावी वाले, ये वर्तमान वाले तो गंभीर हैं, और कुछ लोग शादी में टेंट की रस्सियां खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खुद के बच्चे को दवा नहीं दिला रहे हैं, दूसरे के बच्चे को लेकर अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे दृश्य कुछ देखने को मुझे मिल रहे हैं। फिर दोनों हाथ जोड़ के बहुत भयंकर दीपावली की शुभकामनाएं उन्होंने दी, दशहरे की दी नहीं, कहां से शुरू की, करवा चौथ से शुरू की, तो तब तक हवा में कुछ फट गए, तो दशहरे की करी, फिर दिवाली की करी, अब देवठान और आने वाली है। कुछ भाइयों ने दौरान ईद बकरीद की भी दी होगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर में वो भी देनी जरूरी है।
बस इतना ज्यादा मत ओवर उसमें आ जाना कि मुहर्रम की मत दे देना, वो नहीं दी जाती है, बस इतना ख्याल रखना। तो नया साल पे आपका और पैसा खर्च होगा, क्योंकि जनवरी के बाद चुनाव होंगे तो नए साल की आपको देनी पड़ेगी। तो ऐसे वातावरण से लग रहा है कि जब खंबे पे लटके हुए होर्डिंग में हाथ जोड़े हुए कोई दिखाई पड़ता है तो लगता है चुनाव का मौसम आ गया है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन इतना याद रखना किसी भी ब्लॉक में 3-4 से ज्यादा रिपीट नहीं होते। ये बीमारी हमारे यहाँ है या यहाँ भी है? अच्छा, वो जब मैं देखता हूँ और एक मेरा ब्लॉक है वो पूरा साफ हो गया, तो क्या पूरे काबिल लोग थे जो पिछले चुनाव में जीते थे, या पूरे नाकाबिल हो गए जो पूरे हार गए? इसमें सवर्ण जातियों को थोड़ी दिक्कत है रिजर्वेशन में, कि वो बैकवर्ड उनकी हो गई तो वो लड़ नहीं सकते, एससी हो गई तो वो लड़ नहीं सकते। लेकिन बैकवर्ड को यह फायदा है कि वो बैकवर्ड पे भी लड़ सकता है और सामान्य पे भी लड़ सकता है, तो वो 66% आरक्षण पे लड़ लेता है, और शेड्यूल कास्ट एससी पे भी लड़ लेता है और सामान्य पे भी लड़ लेता है, तो वो भी 66% चुनाव लड़ लेता है। सवर्ण के साथ दिक्कत है कि वो केवल 33 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बाकी लोग बताएं, उनकी जब रिजर्वेशन में गड़बड़ नहीं हुई है तो वो रिपीट क्यों नहीं हुए? इसके मुझे दो कारण नजर आते हैं। एक तो किसका क्या कर्तव्य है और किसके क्या अधिकार है, ये लोगों को नहीं पता है। जैसे हमें नाली में कई बार कहा जाता है जरा उसमें घुसो, ये नाली बदबूदार है, अब शायद ये मेरा काम नहीं है, और आपसे बहुत बड़ी सड़कों की उम्मीद की जाती है, और 1 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर सीसी बनती है, परिक्रमा मार्ग मांगा जा रहा होगा, शायद आप नहीं कर पा रहे होंगे। दूसरा, एमपी एमएलए की जान बच जाती है, या तूने बताया नहीं, अब चुनाव में बता रहा, आचार संहिता लग गई है, क्योंकि वो 5 साल गया नहीं था, और आप अपनी महान कॉन्स्टिट्यूंसी में दिन भर घूमते हैं, तो दिन भर आपसे डिमांड की जाती है, तो जब वो नहीं होता है तो आप ये भी नहीं कह सकते भाई तूने बताया नहीं था वरना मैं कर देता। तो आपके प्रस्ताव बड़े मजेदार होते हैं, हमारे प्रस्ताव और आपके प्रस्ताव में फर्क है। हम लिखेंगे आगरा एतमादपुर रोड से बरहम की सड़क बना दी जाए, आप लिखोगे फलाने गांव में रामलाल के घर से श्यामलाल के घर की सीसी की जाए। भाई ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि इसी दौरान इन्हीं दो घरों के बीच में ही आपको वोट मिला है। तो जो प्रस्ताव किया करो, दूसरा उसको कम से कम ऐसा कर दो कि वो एक गली पूरी हो जाए, उसमें किसी के घर के आगे नरक करने से कोई फायदा नहीं होता। दूसरा, आपको परेशानी हो रही होगी टाइड और अनटाइड में। जो भारत सरकार ने कहा है कि भाई ये टाइड है, इतने % आपको ये करना पड़ेगा, और ये अनटाइड है, आप चाहते हो 100% अनटाइड ना। मैं कुछ बातें आपकी सहमत इसलिए हो जाता हूं कि आपको पता है कि मांग क्या की जा रही है, आपको पता है मांग क्या की जा रही है, तो पैसा उसमें ज्यादा आना चाहिए। भारत सरकार ये सोचती है कि आप दिन भर वोट बनाने वाले काम करते हो जिससे आपको वोट मिले, लेकिन आपका ये प्रस्ताव नहीं होता है कि एक वाटर हार्वेस्टिंग भी हो, वो आपके सिलेबस से बाहर है। आपको ग्लोबल वार्मिंग की कोई चिंता नहीं है, आपको ओजोन लेयर की कोई चिंता नहीं है, आपको क्लाइमेट चेंज की कोई चिंता नहीं है, वो आपके सिलेबस से बाहर है। तो आपका है सड़क एमएलए एमपी आपकी बना दे, और स्कूल एमएलए एमपी कर दे, और नाली खरंजा सोडियम लाइट रोशनी ओपन जिम पार्क आदि ये आपके पंचायत घर, क्यों साहब, ये आपके काम है। इसलिए एकदम आपको निरंकुश भारत सरकार नहीं छोड़ेगी कि हर प्रधान केवल अपने अगले चुनाव को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए पूरा पैसा उसी पर खर्च करे। ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसलिए वो 40% पैसा की जो बाध्यता है, अगर आप वृक्षारोपण करेंगे, ये भारत सरकार या राज्य सरकार आपसे जबरदस्ती न कराए, तो आपका वृक्षारोपण में कोई रुचि रहेगी क्या? आपकी छोटे मोटे चेक डैम बनाने में कोई रुचि होगी? पानी से पूरा रन ऑफ हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो तो खैर उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। बाकी मैंने आपकी मांगे देखी हैं, कुछ मांगों का वर्णन ना कराओ वरना जनता नाराज हो जाएगी आपसे, इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। मुझे जो प्राप्त हुआ है उसमें आप तनख्वाहें मांग रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसको पूरा पढ़ दूंगा तो जितना फायदा होगा उससे ज्यादा, लेकिन यहाँ प्रधान ही प्रधान आए हैं तो नुकसान क्या होना है। लेकिन इनके माध्यम से तो ये पहुंच जाएगी तुम्हारे मतदाता तक कि तुम क्या क्या मांग रहे हो, है ना। तो जरा अपनी जनता की भी स्वस्थ लाइसेंस बनवा लेते, अगर आप अपने मांग रहे हो तो जरा उनके लिए भी 2-4 बार कलेक्टर से 2-2 हाथ कर लिए होते। तो रहने दो, लेकिन मैं इसे पढ़ लूंगा
और इसको रिकमेंडेशन के साथ राज्य में जहाँ राज्य की वो है और जहाँ भारत सरकार का वो है जहाँ काम बनता है उसको मैं कहने का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बाकी मुझे मत पढ़वाओ, वरना थोड़ा सा अहित वाला भी बात हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें फिर आपकी तरफ आ जाएंगी। तो एक तो मुजफ्फरनगर है, कृषि प्रदर्शनी भी लगी है। माननीय प्रधानमंत्री का बड़ा सपना है कि किसान की आय को दुगना किया जाए, और ये दुगनी परंपरागत खेती से हो रही होती तो यहाँ अरबपति किसान बैठे होते, और मेरी प्रतीक्षा फिर 4:30 बजे तक वो नहीं कर पाते। तो किसान की आय दुगनी गन्ने से नहीं हो रही है, मेरे इलाके में आलू से नहीं हो रही है, बिहार में धान से नहीं हो रही है, पंजाब में गेहूं और धान से नहीं हो रही है। जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे और हम ट्रेडिशनल खेती को जब तक नहीं छोड़ेंगे या कुछ कम नहीं करेंगे, किसान की आय दुगना करने में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, संजीव बालियान उन दिनों उसी विभाग को 2 बार देख रहे थे। हम किसान की आय को दुगना कर सकते हैं उन्नत किस्म की खेती से, पशुपालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, सुअर पालन के द्वारा, ऑर्गेनिक खेती से, प्राकृतिक खेती से, फूलों की खेती से, फलों की खेती से, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके, स्प्रिंकलर इस्तेमाल करके, और पता नहीं मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे, नैनो यूरिया से 45 रुपये प्रति बैग बचा करके और नैनो डीएपी से लगभग 350 रुपये प्रति बैग बचा करके हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। पशुपालन के क्षेत्र में हो, इन्हीं के जमाने में शुरू हुआ है। पशुपालन के क्षेत्र में जो लोग हो, जब से मैं दिल्ली से चला हूं, आंखें फाड़ के दोनों तरफ देख रहा था, मुझे बैलगाड़ी चलते हुए नहीं दिखाई दी, तो बछड़ा क्यों पैदा हो रहा है। मैंने रास्ते में हल चलते नहीं देखा, तो बैल का उपयोग क्या है। मैंने रहड़ चलती नहीं देखी, तो अब बैल का उपयोग क्या है। मैंने कोल्हू चलते नहीं देखा, तो बैल का उपयोग क्या है। और मैंने दाएं होते हुए नहीं देखी है, इसलिए बैल का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे समय भी हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी कि हमारे हाथ में नहीं था कि हम बछिया ही पैदा कर सके, क्योंकि ना तो तब कृत्रिम गर्भाधान आया था, ना सेक्स सॉर्टेड सीमन का आविष्कार हो पाया था। तो संजीव बालियान जी ने इस काम को इतना आगे बढ़ाया है कि 90% सेक्स सॉर्टेड सीमन के द्वारा यदि आप अपनी गाय को गर्भाधारण कराएंगे, तो मैं एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं कि 90% आपके घर में बछिया पैदा होगी। और बछिया पैदा होगी, वो भी एक गारंटी है कि सड़क छाप सांड की पुत्री नहीं होगी, वो या तो साहिवाल की बच्ची होगी, या थारपारकर की होगी, या हरियाणवी की होगी, अथवा गिर की होगी। अगर बच्चियां पैदा हो गई तो 7-8 साल रहेगी, जब तक दूध देगी और गर्भधारण करेगी। और नंदी महाराज आपके घर में पैदा हो गए तो क्या करोगे। मैं किसान के साथ हूं संजीव, क्योंकि सारा अर्थशास्त्र दिल्ली के लोग नहीं जानते हैं। मेरे पास 7.5 बीघे जमीन है, 2 फसल करता हूं। 2 फसल करने के लिए मैं 2 उन्नत किस्म के बैलों को रखूं। किस बात के लिए रखूं कि हल चलाऊंगा। अगर हम बैलों से खेती करेंगे तो 365 दिन उनको हमें खिलाना पड़ेगा, और अगर हम ट्रैक्टर मंगाएंगे तो केवल हमें घंटे के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से किराया देना होगा। बैल चले या ना चले, 365 दिन सानी करनी पड़ेगी, और जब हल चलेगा, ये ट्रैक्टर चलेगा, तो ही डीजल पीने का काम करेगा। तो मैं आपसे थोड़ा निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि यू आर द लीडर ऑफ द सोसाइटी, तो आपका काम है कि आप अपनी जनता को ये बताएं कि जब गाय गर्भधारण हीट पर आए तो कृत्रिम गर्भाधान से वर्गीकृत वीर्य इस्तेमाल करवाएं, जिससे बच्चियां पैदा करें। वो 10, 20, 25, 50 हजार की हो जाएगी। और नंदी महाराज पैदा हो गए तो -500 के पैदा होंगे, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म के लोग बछड़े को छोड़ने में भी पाप समझते हैं। तो मेरे घर बछड़ा पैदा हो जाएगा तो मैं कहूँगा ले जा भाई, ये 500 रुपये और ले जा मेटाडोर के लिए, इसे मेरे घर से। अब मुझे अपना बचपन याद आता है, जब बछड़ा पैदा होता था तो माँ कहती थी जा बाजार भाग के जा, बतासे लेके आ, बतासे बाट। जब बछड़ा पैदा होता था तो रात में सोहर के गीत गाए जाते थे। जब बछड़ा पैदा होता था तो हमारी माँ, वो त्योहार जो हमारा खराब हो जाता था, यदि गाय ने बछड़ा दे दिया तो हमारी दिवाली अच्छी हो जाती थी। क्योंकि और इतने गरीब थे कि 2 बैल नहीं होते थे, तो एक बैल हमारा और एक पड़ोसी का ऐसे खेती करते थे। फिर एक बैल हमारा, एक आपके यहाँ भैंसा वैसा पहले आ गया, ये जरा
इटावा की तरफ भैंसे को हम लोग बहुत शुभ नहीं मानते थे, भैंसा तो लोग, लेकिन गरीबी क्या ना कराए, फिर हमारे यहाँ भी भैंसा आ गया। दो भैंसे, दो बैलों के स्थान दो भैंसों ने रखा, क्योंकि वो सस्ते थे। फिर एक भैंसा हमारा और एक आपका, ऐसे भी हमने खेती करी है। नरगिस साहित्य समाज का दर्पण होता है। मदर इंडिया फिल्म में बेचारी कंधे पर हल रख के चला रही है, और संजय दत्त दूसरी जनरेशन में है। अगर वो चाहें तो मुजफ्फरनगर से या आगरा से हम 10-12 हजार बछड़े उनको दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आज पोजीशन हो गई, क्योंकि अब रहट नहीं चल रही है, और रहट बच्चों को दिखानी पड़ेगी ड्राइंग करके। दाएं नहीं चल रही है, और अब बैलगाड़ी भी नहीं चल रही है, और अब कोल्हू भी नहीं चल रहा है, और अब हल भी नहीं चल रहा है, इसलिए बैल का कोई उपयोग नहीं है। कृपया प्रधान लोग अपनी जनता में इस बात का थोड़ा प्रचार प्रसार करें। मेरे से पहले माननीय सांसद जी बता रहे थे, वो जीत और हार के फार्मूले में बड़े कंफ्यूज थे कि कैसे, भैया जीत का तो कोई फार्मूला नहीं है, ये वाला फार्मूला। लेकिन अपने को सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा तक सीमित मत रखा करो। आपकी जिम्मेदारी भारत सरकार की योजनाओं को अपने अंतिम व्यक्ति, पात्र व्यक्ति को उस योजना का लाभ उठाने के लिए भी आपके सचिवालय का उपयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि जितने भी पंचायत घर हैं, लगभग सभी में कंप्यूटर होगा, एक अधिकारी भी होगा, तो वो जन सुविधा केंद्र में भी बदल गया है। तो मैं अगर प्रधान होता, ऐसा नहीं कि ये 7 कार्यकाल हवा में नहीं निकलते हैं, हम 2 चुनाव लहर के जीते हैं और 5 चुनाव लहर के खिलाफ जीत करके आए हैं। बहुत भयंकर लहर के खिलाफ अपने को बचा करके मुश्किल में जान बचा पाए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं कि केवल ज्ञान नहीं देते हैं, उसको अपने यहाँ शामिल भी करते हैं। आपको अपनी पंचायत में डुगडुगी लगा करके एक बात कहनी चाहिए। या मैं नीचे बैठा होता और मुझे कोई अच्छी बात बताता तो मैं कल अपने यहाँ लागू करता, और वो लागू करता कि एक डुगडुगी बजवाता और कहता, भाई जिन जिन की उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में है, वो सब पंचायत घर पे आ जाओ। फिर मैं ये कहता, जिनकी 18 से 70 साल उम्र है, चलो यही उठा दो। जिनकी उम्र 18 से 70 साल हो चुकी है के बीच में है, कृपया वो हाथ उठाएं। सारे ही हैं? अब ईमानदारी से जवाब देना। अब वो लोग हाथ उठाएंगे जिनकी उम्र 18 से 70 के बीच में है, लेकिन प्रधानमंत्री की शपथ लेने के 3 घंटे के अंदर जो पहली योजना आई थी जीरो बैलेंस खाता, और अगले दिन आई थी किसी की भी उम्र 18 से 70 साल है तो केवल 12 रुपए में प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना 2 लाख रुपए मिलेंगे घायल या मरने पर देवी आपदा में। ये वाला प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना तब 12 और 20 का किसी ने कराया हो तो वो हाथ उठाएं। संख्या पहले ज्यादा थी या अब? पहले ज्यादा थी। तो और एक गलतफहमी में कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाई है कि हमारा खाता है बैंक ऑटोमेटिक कर देती है। ये आप बहकाओ मत दूसरे को। बैंक को आपके बच्चों का नाम पता है? हम 6 भाई हैं और मेरे पिताजी ने प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना कराई है, और ये कोई बात हो जाए तो 2 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? तो उनको फॉर्म पे भरना पड़ेगा कि मेरे बनने के बाद ये 2 लाख रुपए 50-50 हजार 4 को अथवा एक व्यक्ति को, किसी को, पत्नी को या किसको दिया जाए। क्या आपने ये फॉर्म भरा है? तो हवा चलते में आपका हो जाएगा ये भी। और देखो आधे हाथ तो गलत होते हैं। नंबर 2, अब ये आप कल करवाओ। जब प्रधानों की हालत है कि 100 प्रधान है, तो यहाँ 100 ने हाथ उठाई हैं कि उनकी उम्र 18 से 70 है, और फिर बाद में 40 ने हाथ उठाई हैं जिनका बीमा है, एंड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो तुमने से ये भी 11 साल में ऐसे लोग हैं जिन लोग 11 साल योजना के हैं, और तुम्हें 4.5 साल हो गए प्रधान बने हुए। तुमने से ये भी 60% ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना, हो सकता करोड़पति आदमी हो, यहां तो सब पैसे वाले हैं भाई, लेकिन 2 लाख रुपए बुरे लग रहे हैं क्या? पैसे वाले आप हो, मैं आप जैसा नहीं हूं, लेकिन मैंने वो बीमा इसलिए कराया है कि 2 लाख रुपए का मेरा जो अधिकार है मरने पर, वो मैं क्यों छोड़ूं। और मैंने अपनी पत्नी से कह रखा है कि अगर ये 2 लाख तुम्हें ज्यादा लगते हो तो नौकरों में बांट देना, वही दुआ करेंगे आत्मा की शांति के लिए, बल्कि बाकी तो पूरी खा के चले जाएंगे। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसमें है उम्र, ये आपको अच्छी लग रही है, आपका भला करा देगी, 20-25 वोट बढ़वा देगी, 50 वोट बढ़वा देगी, फिर वो कच्ची पक्की का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा ज्यादा आपको। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2 लाख रुपए का बीमा,
360 अब 440 में। शर्त है कि आपकी उम्र 18 से 50 होनी चाहिए और 2 लाख मिलेंगे। आज तक कोई नहीं पकड़ पाया कि उधर 20 रुपए में 2 लाख दे रहे हो, इधर 440 में 2 लाख दे रहे हो, उधर 70 साल तक तो दे रहे हो, इधर 20 साल कम करने के बाद संख्या कम कर रही है लेकिन पैसा 20 गुना ले रहे हो और दे 2 लाख रहे हो। पहले वाले में देवी आपदा में मरने पे मिलेंगे, दूसरी वाली इस योजना में हर प्रकार की मौत में मरेंगे। तो ऐसे नहीं समझ, हर प्रकार की मौत में ये पैसा मिलेगा। क्या आप रिश्तेदारी में देख नहीं रहे हो 30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है? क्या मुजफ्फर, मैं एक बात लिख के दे दूं, आज तक के इतिहास में मुजफ्फरनगर के पोस्टमार्टम घर पर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जिस दिन एक लाश ना आई हो। यह मैं अपने अंदाज से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भाषण देने से पहले थोड़ा औसत निकालता हूं। तो मैंने सीएमओ आगरा से पूछा 3 साल का औसत निकालो कि प्रतिदिन लाशों का औसत क्या है। तो उसने कहा कभी 3, कभी 13, कभी 25, भोले बाबा के यहाँ 35 मर गए थे। तो औसत आया है आगरा में 7 लाशों का। इसमें एक आध मर्डर होता है, शेष लगभग सभी देवी आपदा अथवा एक्सीडेंट से मरने वालों की होती है। और जैसा संजीव भाई ने बताया कि मैं तो भैंस के मरने पे भी जाता हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मैं मरने पे जाता हूं, 12 का बीमा है नहीं, 340 का है, 440 का नहीं, खेती नाम है नहीं, बाप के नाम है, LIC का कराया था, किस्त जमा नहीं कर पाई, मंत्री जी आप कुछ कर दो। मैं तो कुछ नहीं करता, मेरी मेहनत का बहुत पैसा है तनख्वाह का, उसमें मैं बेकारी को भी कभी चवन्नी नहीं देने का काम करता हूँ, कभी नहीं देता मैं। तो फिर आप तो, और इनमें से कौन सा प्रधान ऐसा है जो बैंक के सामने से दिन में एक बार कम से कम नहीं गुजरता है? और जब आपने नहीं कराया है, बहुत से हाथ नहीं उठे थे, जब आपने नहीं कराया है, अच्छा आप इस पे आ जाओ 18 से 50 साल वाले पे, ये बीमा किसने किसने कराया है 440 रुपए वाला, इसकी संख्या बहुत कम होती है, हमेशा बहुत कम होती है। यहाँ 8 नाम उठे हैं, हाँ 8 हाथ उठे हैं, 10 उठ गए, 10 हाथ उठे हैं केवल। और 50 साल से कम के बहुत प्रधानों को मैं यहाँ पर देख रहा हूं जिनकी उम्र 50 से कम है, ये भी आपने नहीं कराया। तो 440 और 20, 460 रुपए में जिनकी उम्र 50 साल से कम है वो दोनों बीमा करा सकते हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, लेकिन कुछ हो गया तो नेता, रिश्तेदार और पत्रकार 13 दिन तक केवल बैठने के लिए आते हैं, 14वें दिन कोई नहीं पूछता है विधवा का तवा गर्म है अथवा ठंडा, ऐसे में पैसा ही काम आता है। ये भाषण मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूं, आपके कपड़े लगते बता रहे हैं कि आप किस पोजीशन के लोग हैं। बाहर खड़ी हुई गाड़ियां आपकी बता रही थी, इसलिए तो हमारी विधानसभा में 40 साल पहले नहीं खड़ी होती थी एमएलओ के पास जितनी यहाँ प्रधानों की बात करनी है। तो वो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है जरा, हाँ गन्ना वन्ना भी बढ़ गया है, नहीं सब किराए की है सब। आप जब से प्रधान बने हो बहुत गरीब हो गए हो, क्योंकि पहले आपको कार्ड आता नहीं था, अब हर शादी का कार्ड आप पे आता है, हर भागवत का आता है, हर कथा का आता है, हर रसिया का आता है, हर दंगल का आता है, हर कव्वाली का आता है, क्यों ना? तो उसमें कुछ ना कुछ लिफाफा दिया जाता है, और लिफाफा 4 लोग मिलकर देखते हैं कि प्रधान जी देख के क्या गए, इसलिए थोड़ा ठग से दिखना पड़ता है। और पहले साल के लिफाफे में और 5वें साल के लिफाफे में भी अंतर आ गया होगा। अब आपके लिफाफे को 3-4 लोग मिलकर खोल रहे होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भागवत की कथा में क्या देके गए हैं। हाँ, तो मैं आपकी बात से सहमत कर रहा हूं, यदि जनप्रतिनिधि, मैं सबके लिए कह रहा हूं, यह जनप्रतिनिधि ईमानदार है तो जनप्रतिनिधि बनने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि पहले मेरे घर में 1 किलो दूध आता था, आजकल 12 किलो दूध की चाय बनती है, ठीक है ना? पहला कार्ड गणेश जी को लिखा जाता है और दूसरा कार्ड इस मंच को लिखा जाता है। तो केवल 13वीं में लिफाफा नहीं देना पड़ता है, शादी में, भागवत में, कथा में, रसिया में, कव्वाली में पैसे देने पड़ते हैं, दंगल में कुश्ती करानी पड़ती है, गृह प्रवेश में भी बुके लेके जाना पड़ता है, बर्थडे पे 300 रुपए का बुके आता है लेके जाना पड़ता है, मैरिज एनिवर्सरी में ले जाना पड़ता है, सब जगह पैसा। तो 13वीं में नहीं, तो 13वीं में दुख व्यक्त मनाने जाते हैं, शोक मनाने के लिए भी 10 रुपए किलोमीटर का डीजल का खर्च करके MP साहब जाते हैं 100 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर 100 आते हैं तो 2000 का तेल फूकता है, और मरने वाले का नाती कहता है अरे साहब 80 साल के थे, मर गए साहब, काफी जी लिए थे। और हम बुरा सा मुंह लटका के वहां जाते हैं कि भाई तेरा डोकरा कैसे मर गया। तो 2 काम करने हैं, अपनी जनता का 20 का बीमा कल जाके कराना है, और अपनी जनता का 440 का कराना है। अगर 1000 का करा दोगे तो केवल 20,000 रुपया खर्च होगा। लेकिन इतनी बात है
भगवान ना करे, लेकिन साल में एक आध टपक लेगा, आकाश वाली बिजली से या ये वाली बिजली से या साढ़ के मारने से या नदी में डूबने से या मिट्टी की ढाह में, ज्यादातर एक्सीडेंट में कोई ना कोई। तब वो रोते हुए वो औरत कहेगी यदि प्रधान जी ना होते और बिन्ने हमारे, अच्छा मैं अपनी भाषा बोलने, उन्होंने यदि मेरा फॉर्म नहीं भराया होता तो आज ये 2 लाख रुपए मुझे नहीं मिलते, और अगर 50 का है तो दोनों 4 लाख रुपए मिल सकते थे। 4 लाख इज नॉट बिग अमाउंट, लेकिन मनी मैनेजमेंट हो जाए तो 4 लाख से दाल रोटी चल जाती है, ऐसा मेरा अंदाज है। तो जो तीसरी बात पूछता हूं कि 20 का बीमा नहीं, 440 का बीमा नहीं, खेती है नाम तो कहते नहीं पिताजी के नाम है। अब संजीव भाई एक बात पूछ रहा हूं, ये कोई 75 साल का व्यक्ति जिंदा है तो उसका बड़ा लड़का 50 का होगा और उसका लड़का 25 का होगा, और दोनों जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट में मर गए, तो 20 का बीमा तो आपने कराई नहीं है, यहां आधों ने नहीं कराया, 440 का आपने कराया नहीं है। और बाबा अगर जिंदा है तो सांप की तरह कुंडली मार के खेत में बैठा होगा, ना लड़के के नाम जमीन होगी ना नाती के नाम जमीन होगी, तो किसान बीमा दुर्घटना का भी 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो 2 लाख का 20 रुपए वाला नहीं कराया, 2 लाख का नुकसान, 440 का नहीं कराया तो 4 लाख का नुकसान। खेती तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नाम 1 इंच नहीं कराई है तो 5 लाख का नुकसान, 9 लाख, और अज्ञात वाहन ने अगर कुचल दिया है रात के 2 बजे तो पुलिस ढूंढ भी नहीं पाएगी कि किस वाहन ने एक्सीडेंट किया है, तो 10 लाख का नुकसान, 19 लाख का नुकसान करके हम लोगों के जाने पर कहते हैं मंत्री जी आप कुछ कर जाओ, बाकी खुद तो बैंक के सामने से निकलने के बाद भी अपना बीमा नहीं कराते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे क्यों आया हूं कि ये भाषण मेरे जीवन का अंग हो गया है, तो जाकर के हम लोग बीमा कराते हैं, करवाते हैं, और मैं पैसा वैसा नहीं देता हूँ। गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ। एक मछली दे देंगे तो एक दिन खा लेंगे, हम तो मछली मारना अपनी लोकसभा में सिखाते हैं। योजनाओं को सीख जाओ, और कैंप भी लगा देते हैं। अखबार ने लिखा कि 8000 लोग आए और 6000 लोग योजना का लाभ लेकर के गए, और 2000 तो वैसे ही आते हैं, 2000 तो ऐसे ही आते हैं। एम्पाला से उतरी और आयुष्मान कार्ड चाहिए था, तो कहां से मिल जाता उसको। एक विकलांग आया कि साहब मेरे को विकलांग पेंशन, तो मैंने कहा भाई वो इतने लाख 1000 रुपए का आय प्रमाण पत्र, अरे साहब मैं विकलांग हूं। विकलांग का विकलांग पेंशन भी तब मिलेगी जब आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। तो मुझे उदाहरण देना पड़ा कि पोंटी चड्डा भी तो विकलांग था, तो क्या उसे विकलांग पेंशन मिलती। पोंटी चड्डा समझ ही रहे होंगे आपके पश्चिम का। तो ये इतनी बातें मुझे कहनी थी आपसे कि पंचायत चुनाव में अब आपको एक काम करना चाहिए, कल डुगडुगी बजाओ, पूरे गांव के पात्र व्यक्ति जो रह गए हैं उनका भी पात्र क्या है कि 18 से 70 उम्र होनी चाहिए, यही तो पात्रता है। अच्छा अभी आपको एक आध बहका देगा कि मैं तो रिटायर्ड कर लूं, तो मेरे को काय को करा रहा है। टाटा बिरला डालमिया अडानी और अंबानी भी यदि 18 से 70 साल के हैं, कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री या वर्तमान प्रधानमंत्री भी 18 से 70 साल के हैं, कोई चीफ सेक्रेटरी का भी रहा है और 70 से कम का है, डीजीपी रहा है, वो भी 20 रुपए का बीमा करा सकता है। और कोई जिसकी उम्र 18 से 50 है, चाहे वो कितने ही पैसे वाला हो, वो भी अपना 440 का बीमा करा सकता है। कृपया ये दोनों करा दो। तीसरा, यदि आपकी रुचि में आपके वोट बढ़ाने की बात कर रहा हूं, यदि आयुष्मान किसका बनता है, मैं हेल्थ मिनिस्टर था, एमओएस हेल्थ था, अरे साहब आयुष्मान बना दो, कार में से उतर रहा है आयुष्मान बनवा दो, अरे जो आए वो पाए, वैसे थोड़ा बनता है। यदि 2011 की सेंसस, कौन सी सेंसस कहते हैं संजीव, 2011 की शैक्षिक सामाजिक है, नहीं अंग्रेजी में CESC क्या कहते हैं, सोशल इकोनॉमिक सेंसस 2011 हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोई राज्य सरकार छेड़छाड़ नहीं करेगी। यदि उसमें नाम है और आयुष्मान कार्ड नहीं है तो बन जाएगा, अथवा यदि लेबर कार्ड है और आयुष्मान नहीं है तो कल आधा मिनट में बन जाएगा। यदि अंत्योदय कार्ड है और आयुष्मान कार्ड नहीं है तो 30 सेकेंड में बन जाएगा। यदि राशन कार्ड में 6 नाम है और आयुष्मान कार्ड नहीं है तो बन जाएगा। और 5वां, यदि 70 साल, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, यदि 70 साल उम्र है और आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड 30 सेकेंड लगते हैं, उस ऐप में 30 सेकेंड लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह भी अपनी ग्राम सभा के लोगों का आप करवा दो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 30-40 लोग आपको पात्र व्यक्ति मिलेंगे, 7 साल आयुष्मान कार्ड को हो गए। भैया पैसे वाले इलाके के हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सब लोग होते हैं कोई क्षेत्र का। 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल, पूरे परिवार का इलाज,
ये आपके इलाके में ऐसे लोग होंगे कि ये धोखे में मेदांता घुस गए, या अपोलो या फोर्टिस या मैक्स में, सारे खेत बिक जाएंगे तो भी इलाज नहीं हो पाएगा, या सारा जेवर बिक जाएगा। और वो आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या क्या नियम होना चाहिए। अब मैंने आपको बहुत एक बार और रिपीट कर दूं, 2011 की सेंसस को आपको अपनी पंचायत भवन में लटका देनी चाहिए, अपनी पंचायत भवन में लटका देनी चाहिए कि इसमें नाम है और आयुष्मान नहीं है, चल आ जा सवेरे। और दूसरा, अंत्योदय कार्ड है, आयुष्मान नहीं है। तीसरा, लेबर है, रोज मुजफ्फरनगर की स्टील की फैक्ट्री में काम करने आता है, लेकिन लेबर भट्टे पे काम करता है, लेकिन कार्ड नहीं है। सरकार कहती है जो कार्ड बनाए वो श्रमिक, और मैं कहता हूं जो श्रम करे वो श्रमिक। सरकार कहती है खतौनी में नाम तो किसान, मैं कहता हूं किसनी करे तो किसान, लेकिन मेरी बात नहीं मानी जाती। जो खेती करे वो किसान, सरकार कहती करे ना करे, खतौनी में नाम है तो वो। तो तीसरा काम आयुष्मान कार्ड करवा दीजिए। चौथा, किसान सम्मान निधि जिनको मिल रही है उनसे पैसा नहीं मिल रहा लगा है, और जो बच गए हैं उनसे मांगा नहीं जा रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक के केस हैं जो मैंने अपनी लोकसभा में, जैसे मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, असली नाम मेरा सत्यपाल सिंह है, अब आधार कार्ड में भी सत्यपाल सिंह होना चाहिए, बैंक में भी सत्यपाल सिंह होना चाहिए, और मेरी खतौनी में भी सत्यपाल सिंह होना चाहिए। और अगर किसी ने, जन सुविधा केंद्र वाले ने सतपाल सिंह कर दिया, अपने हिसाब से बड़ा विद्वान था, सतपाल सिंह कर दिया, तो मेरा कंप्यूटर मुझे कभी भी जिंदगी में ये पेंशन देने वाला नहीं है। उसका आधार कार्ड को ये मंच पर बैठे हुए लोगों की मोहर लगवा करके उसके कागज को आप सुधार करवा सकते हो। अब मैं योजना बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये 3-4 काम कर लो, ये भी यही बहुत बड़ी बात है। ये जात को तोड़ देंगे, ये गोत्र को तोड़ देंगे। अगर किसकी विधवा पेंशन करा दी, विकलांग पेंशन करा दी, वृद्धावस्था पेंशन करा दी, जात प्रमाण पत्र तो बन ही जाता है, आय प्रमाण पत्र बना दिया, आयुष्मान कार्ड आपने जनरेट कर दिया, किसान सम्मान निधि का वहीं से आपने सुधार करते हुए उसका ऑनलाइन करवा दिया, तो निश्चित तौर पर ये आपके कर्तव्यों में भी हैं, ये आपके कर्तव्य भी हैं। केवल हर चीज निर्माण कार्य से, और इसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, और आपके सॉलिड वोट बन रहे हैं। केवल निर्माण कार्यों से अकेला वोट नहीं बनता है, और निर्माण कार्यों से ही अकेला केवल आपके कर्तव्य नहीं है, हमारे कर्तव्य और भी हैं। बस कुछ हो या हो ना हो, इसमें बस इतना जरूर है कि वंश प्रधान ऑलवेज प्रधान। कभी किसी से कहा है आपसे किसी ने, आइए पूर्व प्रधान जी मंच पर आइए, आइए पूर्व प्रधान जी आइए, यहाँ पूर्व सांसद कह दिया लेकिन पूर्व प्रधान नहीं कहा जाता है। कभी पूर्व अध्यापक कहा गया, मास्टर साहब आओ, डॉक्टर साहब आओ, प्रधान जी आओ, कहा जाता? हम लोगों के लिए बस संबोधन में जरूर कहा जाता है पूर्व। तो वंश प्रधान ऑलवेज प्रधान, और ऐसो भी आपको कुर्सी देता है, काम करे या न करे वो अलग बात है, लेकिन आइए प्रधान जी कह करके आपका मन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। जाना भी नहीं चाहिए, वो तो मैंने कहा काम करे या ना करे, कुर्सी भी नहीं देता तो फिर प्रधानी में कमजोरी है कहीं ना कहीं। तो फिर प्रधानी में कमजोरी है, कुर्सी नहीं देता, तो हम लोग वो में हम धरना रैली प्रदर्शन से यहाँ तक आए हैं। धरना रैली प्रदर्शन से 27 मुकदमे अपने पे कायम करा के जनता के हित वाले, पानी नहीं आ रहा तो धरना, बिजली नहीं आ रही तो धरना, ट्रांसफर ठोक गया तो धरना, कतल नहीं खुल रहा है तो धरना, ऐसा करते करते यहाँ तक आए हैं। तो मैं जो है ना, मेरे गलों के हार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको जो है ना पैरों के कांटे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो जो नहीं, हम तो चुनौती देते हैं, कोई कुर्सी कैसे नहीं देगा, ये तो नियम है, उसको कुर्सी देनी पड़ेगी, नहीं देनी होगी तो इसी बात पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कल होगी। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है? फिर धरना दिया जाएगा। तो धरना रैली अब क्या है, अब आप खुद तो जाते नहीं हो एसपीडीएम के यहाँ कोई बुराई करने, अपने एमएलए एमपी से कहते हो एसओ बदलवा दो, लेखपाल बदलवा दो, वीडियो बदलवा दो, सीडीओ बदलवा दो। हम लोग जब छोटे थे एमएलए एमपी तो ढूंढने मिलता नहीं था, तो हम ही लोग जाते थे, साहब वो लेखपाल बहुत खराब है, जात प्रमाण पत्र नहीं बना के दे रहा है। फिर 4-5 दिन बाद दूसरे बच्चे जाते थे, तो कलेक्टर हटा देता था बच्चों के कहने पर कि आय प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये लेखपाल। अब तो धंधा हमारा और बंदूक आपकी रहती है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ लंबी बात कर दी, लेकिन मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे आपकी लोकप्रियता थोड़ी और, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर आपकी लोकप्रियता थोड़ी और बढ़ सकती है। और जिनको ये सम्मान मिला है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अगली बार जब संजीव बालियान कार्यक्रम करें तो आप लोग रिपीट हों, ऐसी शुभकामनाएं।